Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our brand new series called Current Affairs Daily MCQs. इस लेक्चर सीरीज में हम उस दिन के करंट अफेयर्स कवर करते हैं थ्रू अ सेट ऑफ MCQs. इससे आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं, वो रिवाइज हो जाते हैं और MCQ प्रैक्टिस भी हो जाती है. अब मैं हर बार बोलता हूं तो इस बार भी बोल दूंगा, मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. तो आज जिस न्यूज़पेपर के या जिस दिन के हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे थ्रू अ सेट ऑफ MCQs वो है 23rd of November. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम. Under this, Indian Army's officer corps shall be recruited for a period of 4 years. After the period of 4 years, the 50% Agniveer shall be selected for permanent service in the Indian Armed Forces. Agniveer shall receive a non-contributory life insurance cover of 48 lakhs. Central and state governments can provide reservation for Agniveers in various government jobs. Select the correct option. Only one statement is correct. Only two or only three. All four statements are correct. Alright? चलो, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्कीम थी ये अग्निपथ, तो हम सबने इसके बारे में सुना है. अग्निपथ स्कीम में क्या है? देखो, इंडियन आर्मी में एक तो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, ठीक है, कमीशन्ड ऑफिसर्स. एक जवान हमारे यहां रिक्रूट होते हैं, राइट. तो अग्निवीर स्कीम ऑफिसर्स के लिए नहीं है. ऑफिसर्स जैसे रिक्रूट होते हैं इंडियन आर्मी में वो वैसे ही होंगे. जवान रिक्रूट होंगे और वो होंगे 17.5 से लेके 23. अब अपर लिमिट बढ़ा दी, पहले 21 साल तक था, अब 23 इयर्स ऑफ एज तक यंग लड़कों को रिक्रूट किया जाएगा फॉर 4 इयर्स. उनको पूरा ट्रेन किया जाएगा, सैलरी मिलेगी और 4 साल के बाद उसमें से 25% को इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा फॉर परमानेंट सर्विस. ठीक है, ये है अग्निवीर स्कीम. सो अंडर दिस इंडियन आर्मी ऑफिसर कोर नहीं, ऑफिसर नहीं ऐसे रिक्रूट होते अग्निपथ स्कीम से. ठीक है. अच्छा, 4 साल के बाद 50% अग्निवीर सिलेक्ट होंगे? नहीं, 25%. तो ये भी गलत है. अच्छा, अग्निवीर शैल रिसीव अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ 48 लाख. ये बिल्कुल सही है. और जो 75% अग्निवीर नहीं मतलब 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, जो 75%, उन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन भी मिल सकती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घोल फिश. इट हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्टेट फिश ऑफ गुजरात. This black spotted fish is of high economic value. This fish is of high economic value and fetches a good price. अच्छा, ये रिपीट हो गया पॉइंट. चलो कोई बात नहीं. The fish is also used for medicinal purposes. Select the correct option from below. Only one, only two, only three, all four. अब देखो, अभी रिसेंटली गुजरात ने घोल फिश को स्टेट फिश ऑफ गुजरात डिक्लेयर कर दिया है. ठीक है. अच्छा, घोल फिश है, ये ब्लैक स्पॉटेड फिश है और इसे कहा जाता है फिशरमैन्स लॉटरी, कि अगर फिशरमैन ने ये फिश पकड़ ली तो काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, बहुत पैसे कमाने वाला है. ठीक है. तो ये जो घोल फिश है इसे फिशरमैन लॉटरी कहा जाता है. इसका मतलब है कि ये अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू की है, इस पे प्राइस अच्छा खासा आपको मिल जाता है. ठीक है. अच्छा, घोल फिश की एक और खास बात है, इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एज वेल. ठीक है. और इसे स्टेट फिश ऑफ गुजरात डिक्लेयर कर दिया. तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ठीक है. क्वेश्चन का आंसर तो डी ही है. ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं. घोल फिश जो है वो आपकी पाई जाती है पर्शियन गल्फ से लेके पैसिफिक ओशन तक, जितना भी समुद्र है, ठीक है, वहां घोल फिश पाई जाए. चाइना और जापान में तो ये डेलिकेसी है, लोग बहुत खुश होकर खाते हैं. इंडिया में इतने डेलिकेसी नहीं है और कई कंट्रीज में तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज होती है. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following can be considered a feature of NBFCs, non-banking finance companies? They can accept demand deposits. They can issue checks and demand drafts. They perform financial intermediation. They are not covered under DICGC. DICGC stands for Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. So select the correct option from below. 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 3 and 4, 1, 2 and 3 and 4. ठीक है. अब देखो, बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं, कोई बैंक है ना, वो डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं और आगे पैसा लोन आउट कर देते हैं हायर इंटरेस्ट पे.
तो आप जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, वो बैंक उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है और उसी पैसे को बैंक आगे लोन आउट कर देता है हायर इंटरेस्ट रेट पे, और ये जो बीच का 2% का फर्क है, इसी से ही बैंक पैसे कमा रहा है ना। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैंक एक इंटरमीडियरी है, यहां से पैसा ले रहा है, यहां दे रहा है, तो इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। अच्छा, बैंक्स की तरह कुछ और फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो यही काम करती हैं, एनबीएफसीज, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का ही काम करती हैं, कहीं से पैसा लेती हैं और आगे हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन आउट कर देती हैं। उन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। अब दोनों फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं, पर हाउ आर एनबीएफसीज डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स? 3 मेजर फर्क है। नंबर 1, बैंक्स में आप डिमांड डिपॉजिट कर सकते हो, पर एनबीएफसीज में कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो एनबीएफसीज में आप कोई भी पैसा डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। बैंक्स पेमेंट सिस्टम का हिस्सा है। आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, चेक इशू कर सकता है बैंक, डिमांड ड्राफ्ट कर सकता है, डेबिट कार्ड कर सकता है। एनबीएफसीज पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए ना ये चेक ना डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं, बैंक्स ही कर सकते हैं। तीसरा, आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, वो 5 लाख तक इंश्योर्ड है कि अगर बैंक डूब गया तो आपके 5 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, और वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। बैंक्स में तो डिपॉजिट आपके इंश्योर्ड हैं, पर एनबीएफसीज में आपके डिपॉजिट्स इंश्योर्ड नहीं है। ठीक है, तो दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल गलत है, सिर्फ बैंक्स ही एक्सेप्ट करते हैं। दे कैन इशू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट, बिल्कुल गलत, ये सिर्फ बैंक्स ही कर सकते हैं। क्या ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं? बिल्कुल सही। दे आर नॉट कवर्ड अंडर डीआईसीजीसी, बिल्कुल सही, दे आर नॉट। तो इसीलिए आंसर है सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, India has agreed to which of the following pillars of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity? Supply chain resilience, clean energy, decarbonization, infrastructure, taxation and anti-corruption, fair and resilient trade. Select the correct option from below. 1 and 2 only, 2, 3 or 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 or 4. अब देखो, हमने पिछले एमसीक्यू सीरीज में बात करी हुई है इसकी, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये एक फ्रेमवर्क है जो इंडिया एंड 13 पैसिफिक नेशन कंट्रीज के बीच में है, जिसमें यूएसए भी है। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज मेड अप ऑन 4 पिलर्स। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है 14 कंट्रीज की, ये इन 4 पिलर्स पे कोऑपरेट करेंगे। सप्लाई चेन कैसे रेजिलिएंट बनाई जाए, क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, टैक्सेशन और एंटी करप्शन कैसे रोकी जाए, और फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड हो। अब देखो, आईपीईएफ के 4 पिलर्स हैं, पर इंडिया ने, आपको पता है, सिर्फ इन्हीं 3 पिलर्स पे एग्रीमेंट किया है। इंडिया कहता है फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड पे हमारे साइन नहीं है, क्योंकि ये जो फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड की कम्युनिकेशन है ना, या इसके जो पॉइंट्स हैं, वो यूएसए को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। तो इस पे हम बातचीत करेंगे बाद में। इन तीनों पे, पहले तीनों पे हमारा पूरा सपोर्ट है। तो इंडिया हैज अग्रीड टू ओनली 1, 2 and 3, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई वीजा स्कीम। ये न्यूज में इसलिए था कि हमने कनाडा की ई वीजा स्कीम रिज्यूम कर दी है। इट इज प्रोवाइडेड फॉर 5 कैटेगरीज: टूरिस्ट, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, मेडिकल अटेंडेंट। द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस वीजा इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। Foreign diplomats are covered under the e-visa scheme. It is generally granted for a period of up to 60 days. Only one statement is correct, only 2, only 3, all 4. तो देखो, ई वीजा स्कीम क्या है? बहुत सारी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इंडिया ने ऐसा सिस्टम करा हुआ है कि इंडिया का अगर उन्हें वीजा चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ई वीजा है, ये आपको सिर्फ 5 चीजों के लिए मिलेगा। या तो आप टूरिज्म के लिए आना चाह रहे हो तो टूरिस्ट वीजा मिलेगा, बिजनेस वीजा मिलेगा, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हो इंडिया में उसके लिए मिलेगा, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए आ रहे हो, या किसी साथी को लेके आ रहे हो आपका ख्याल रखने के लिए, मेडिकल अटेंडेंट।
सिर्फ यही 5 तरह के वीजा ई वीजा स्कीम के थ्रू मिलेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है स्कीम को? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। लगता एक्सटर्नल अफेयर्स है पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो ये गलत है। फॉरेन डिप्लोमेट्स का जो वीजा होता है एम्बेसडर वगैरह का, वो ई वीजा स्कीम के अंडर होता है? नहीं, इनकी एक सेपरेट स्कीम है फॉरेन डिप्लोमेट्स की, ठीक है। अच्छा, ई वीजा जनरली 60 डेज के लिए ग्रांट किया जाता है, बिल्कुल सही। और जो मेडिकल वीजा लेके आए हैं उनको 6 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, कहीं इलाज लंबा चल गया तो। वैसे 60 डेज के लिए। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी। ऑलराइट, and with that we finish today's current affairs MCQs. Thank you so much for watching everyone, and I'm sure it added value to your preparation. बाकी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन का सदुपयोग करो, use this comment section for your own benefit. Post your doubts here and I'll be happy to entertain all your doubts. All right then, that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.